हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी पाठशाला। आज हम हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जो जहाँ पे भी हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पे हेडिंग दी गई है। ठीक है, यहाँ से हिंदी साहित्य से जुड़े जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उन सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी भाषा के विद्वान गर्सा दी तासी ने 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का विकास किया। ठीक है, तो मतलब हिंदी साहित्य का विकास किसने किया? फ्रांसीसी भाषा के जो एक विद्वान थे गर्सा दी तासी, जिन्होंने 1839 में हिंदी साहित्य का विकास किया। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तबार दिल्लुई लितरेव्यूर इन इंदुई हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदी भाषा की मतलब प्रथम पुस्तक जो है वो गारसा दी तासी के द्वारा लिखी गई पुस्तक इस्तबार दिल्लुई लितरेवीर इंदुई हिंदुस्तानी जो 1839 ईस्वी में गारसा दी तासी द्वारा लिखी गई थी। इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। भाषा कौन सी है? फ्रेंच। लेखक कौन है? गारसा दी तासी, 1839 ईस्वी में। और इस पुस्तक का नाम है इस्तवार दी लुई लितरेव्यूर इंदुई हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो पहली पुस्तक है वो इस्तवार दी लुई लितरेव्यूर इंदुई हिंदुस्तान है, जो गारसा दी तासी द्वारा 1839 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसका हिंदी अर्थ होता है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। और भाषा कौन सी है? फ्रेंच। ठीक है, और हिंदुस्तानी जो भाषा है वो उर्दू प्लस हिंदी से मिलकर बनी है, ये तो पता ही। ठीक है, जो हिंदी है मिश्रित भाषा है। भारतीय लेखक, अब जो दूसरी पुस्तक है भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक जो है उसका नाम है पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। इसके लेखक है शिव सिंह सेंगर। ठीक है, हिंदी भाषा की जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। ये पुस्तक जो है 1878 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, कब? 1878 ईस्वी में लिखी गई। इसकी भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए हिंदी भाषा में लिखित प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वह है शिव सिंह सरोज। इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। ये लिखी गई है 1878 ईस्वी में। भाषा है इसकी हिंदी। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए हिंदी भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो हिंदी भाषा की प्रथम पुस्तक है इस्तवार दिल्लुई लितरेवीर इंदुई हिंदुस्तान। इसके लेखक हैं गारसा दी तासी, जिन्होंने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अब हम तीसरी पुस्तक देखते हैं। जो हिंदी भाषा की तीसरी पुस्तक जो है वो अंग्रेजों द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा जो है तीसरी पुस्तक लिखी गई। इसके लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, वर्ष कौन सा है? 1888 ईस्वी। ठीक है, भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। तो पहली पुस्तक जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई, दूसरी पुस्तक जो है हिंदी भाषा में लिखी गई, तीसरी पुस्तक जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। ठीक है, पहली पुस्तक के जो लेखक हैं, जो हिंदी भाषा की जो प्रथम पुस्तक है उसके लेखक हैं गारसा दी तासी, और पुस्तक है इस्तवार दिल्लुई लितरेव्यूर इंदुई हिंदुस्तान, 1839 ईस्वी में लिखी गई। जो हिंदी भाषा की दूसरी पुस्तक है यानी कि हिंदी भाषा में लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है शिव सिंह सरोज। इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, जो कि 1878 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, इसकी भाषा हिंदी है। जो हिंदी भाषा की तीसरी पुस्तक है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और इसकी भाषा है अंग्रेजी और लिखी गई है सन 1888 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो पुस्तक है कालक्रम के आधार पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि कालक्रम के आधार पर लिखी गई हिंदी भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वह द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसके लेखक जॉर्ज गियर्सन है। ठीक है, हिंदी में भक्ति काल को स्वर्णिम कहने वाले प्रथम लेखक जॉर्ज गियर्सन है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि हिंदी का जो भक्ति काल है उसे स्वर्ण युग किसने कहा है, तो उसके जो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन है।
यानी कि जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी के भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मिस्र बंधु विनोद। जो मिस्र बंधु विनोदी के 3 लेखकों ने लिखी है। ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, जो मिस्र बंधु विनोद ये पुस्तक का नाम है। इसके जो लेखक हैं वो हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, कब लिखी गई है? 1913 ईस्वी में। इसमें जो हिंदी के सर्वाधिक कवियों को इसमें किया गया। इस पुस्तक में जो हिंदी भाषा के सर्वाधिक कवि हैं, कम से कम 5000 प्लस कवि हैं, उनको इस पुस्तक में शामिल किया गया है। ठीक है, सॉरी। हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक युग की सबसे चर्चित पुस्तक। ये आधुनिक युग, ये हिंदी साहित्य का इतिहास हेडिंग नहीं है, पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आधुनिक युग की सबसे चर्चित पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इन्होंने 1929 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा। ठीक है, हिंदी शब्द सागर, ये भी एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, और श्याम सुंदर दास नागरिक प्रचारणी पत्रिका का जो संपादन है वो भी श्याम सुंदर दास द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, कब लिखी? 1929 ईस्वी में। और जो हिंदी शब्द सागर है, हिंदी शब्द सागर, इसके लेखक जो हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका है, और जो हिंदी शब्द सागर जो पुस्तक है, इसकी जो भूमिका है, इसका लेखन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, जिसका नाम उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास रखा। ठीक है, पहले मतलब जो श्याम सुंदर दास जी ने है वो हिंदी शब्द सागर जो है लिखी है पुस्तक, और इसकी जो भूमिका है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। जब उन्होंने भूमिका लिखी तो इसका नाम बदलकर उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास रख दिया। ठीक है, उसी के नाम पर हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का नाम पड़ा। ठीक है, जो हिंदी शब्द सागर है, इसी का नाम बदल के हिंदी साहित्य का विकास रखा गया, और इसी हिंदी साहित्य का विकास के आधार पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस पुस्तक का नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि। ये बहुत ही पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहप्पा को माना जाता है, और हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वो गोरखनाथ को माना जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया है। हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है गोरखनाथ को माना गया है। हिंदी की प्रथम पद्य रचना कौन सी है? हिंदी के प्रथम, अगर ये पूछा जाता है हिंदी की प्रथम पद्य रचना कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम पद्य रचना जो है वो श्रवकाचार्य, जिसके लेखक देवसेन है। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को माना जाता है। हिंदी के प्रथम पद्य रचना है वो श्रवकाचार्य, जिसके लेखक देवसेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ये है, जैसे कि अब ये हम यहाँ पे जैसे काल है, आदिकाल, हम एक एक करके देखेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे वीरगाथा काल या आदिकाल के बारे में। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं कि नाम ये वीरगाथा काल नाम किसने दिया, या वीरगाथा काल ये किसका अन्य नाम है। ठीक है, तो वीरगाथा काल जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, और आदिकाल का ही अन्य नाम है वीरगाथा काल, क्योंकि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आदिकाल जो नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, और जो वीरगाथा काल है रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। इसकी टाइमिंग क्या है? 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, यानी कि सन से देखें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ठीक है, और ये भक्तिकाल को ही पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। इसकी टाइमिंग है 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत, सन से देखें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। 1700 इसकी टाइमिंग है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत। इस टाइमिंग समय देखें तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ठीक है,
गद्य काल को आधुनिक काल कहा जाता है, जिसकी टाइमिंग है 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत तक। समय है 1843 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये आदिकाल या वीरगाथा काल। हमने आपको पहले बता दिया कि वीरगाथा काल जो है वो नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, और आदिकाल नाम जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। और ये पूछा जाता है कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, आदिकाल नाम किसने दिया है। ठीक है, आजकल की सबसे प्रचलित पुस्तिका, यहाँ पे मिस्टेक है, ये आजकल की सबसे प्रचलित पुस्तिका सरस्वती नहीं है, ये जो है वो द्विवेदी युग की सबसे प्रचलित पुस्तिका है। ठीक है, द्विवेदी युग की सबसे प्रचलित पुस्तिका है, उसका नाम है सरस्वती। ठीक है, हम ये देखते हैं कि आदिकाल के अन्य नाम। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि वीरगाथा काल ये आदिकाल का ही अन्य नाम है। ठीक है, वीरगाथा काल जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, अब आदिकाल जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। सिद्ध और सामंत काल जो है वो राहुल सकृत्यायन जी ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को ही चारण काल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। आदिकाल को ही आरंभिक काल की संज्ञा जो है मिश्र बंधु ने दी है। आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा जो है गणपति चंद्र मिश्र जी ने दी है। ठीक है, आदिकाल को आधार काल की संज्ञा जो है मोहन अवस्थी ने दी है। और आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। इसमें जो वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल और जो बीज बपन काल है, ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़्यादातर कोई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मुक्तक काव्य। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषताएं क्या हैं। तो आदिकाल की विशेषताएं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, संकुचित राष्ट्रीयता मतलब थी, और डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना, प्रकृति का चित्रण। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं कि अब मतलब जो डिंगल भाषा है ये किन दो भाषाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, डिंगल भाषा जो है वो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी जो भाषा है उससे मिलकर डिंगल भाषा बनी है। ठीक है, और डिंगल भाषा का जो इसमें रस कौन सा है, वीर रस नाम से लग रहा है डिंगल भाषा। ठीक है, इसका रस जो वीर रस है, इसका वर्णन जो है युद्धों, इसमें जो है डिंगल भाषा जो है वो इसका वर्णन युद्धों का वर्णन मिलता है। और इसमें गुण कौन सा है, ओज गुण है, क्योंकि इसमें वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, और डिंगल भाषा का अन्य नाम है भाट भाषा। अगर ये पूछा जाता है कि भाट भाषा का अन्य नाम क्या है, डिंगल भाषा, और डिंगल भाषा का पूछे भाट भाषा क्या है, तो ये डिंगल भाषा है। ठीक है, और जो किससे मिलकर बनी है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। ठीक है, अभी पिंगल भाषा क्या है, ये पिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से मिलकर बनी है। इसमें रस जो है वो श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण है, और पिंगल का दूसरा नाम जो है वो नाग भाषा है। ठीक है, नाम से ही लग रहा है पिंगल भाषा। अब अगर ब्रज भाषा है तो इसमें रस जो है वो इसमें प्रेम का वर्णन ही किया गया, इसमें श्रृंगार रस होगा। डिंगल भाषा जो इसमें वीर रस का वर्णन किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रबंध काव्य, और ये प्रबंध काव्य क्या होते हैं और मुक्तक काव्य क्या होते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं, ऐसी साहित्यिक रचनाएं जिसमें प्रत्येक छंद कथा के आधार पर जुड़े हों और वह कथा जीवन के विविध क्षेत्रों का वर्णन करती हो, इस प्रकार की रचनाओं को प्रबंध काव्य कहा जाता है। पूछा जाता है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी साहित्यिक रचना जिसमें प्रत्येक छंद कथा के आधार पर जुड़े, मतलब ऐसी रचनाएं जो मतलब कथा के आधार पर जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़ी हों, और इस प्रकार की रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं। मतलब एक कथा के रूप में जो हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हो, तो उसी प्रबंध काव्य कहा जाता है। कि जैसे कि रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस है राम जी के पूरे मतलब उनके पूरे जीवन से जुड़ी हुई जो पुस्तक है, रामचरितमानस उनके पूरे बचपन से लेकर सारी सिंहासन सब कुछ मतलब उस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, तो वो पुस्तक रामचरितमानस जो पूरे विविध क्षेत्रों का वर्णन करती है, तो वो ये प्रबंध काव्य का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है कि रामचरितमानस जो है 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। पद्मावत भी जो है वो रानी पद्मावत पे ये लिखी गई पुस्तक, वो रानी पद्मावत के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, कामायनी जो शंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ठीक है, 1936 ईस्वी में लिखा गया है। उर्वशी, साकेत, ये सभी जो है प्रबंध काव्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम
अब हम देखते हैं मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी साहित्यिक रचना जिसमें प्रत्येक छंद कथा के आधार पर एक दूसरे से मुक्त हो, ऐसी रचना को मुक्त काव्य कहा जाता है। मतलब प्रबंध काव्य एक दूसरे से जुड़ी हो और मुक्तक काव्य एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, तो इसे मुक्तक काव्य, उसका नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मुक्तक काव्य। ठीक है, इसके उदाहरण हैं बीजक, बिहारी सतसई, नई कविताएं, सखी, शबद, रमैनी, जो कि कबीर जी की रचनाएं हैं। ये मुक्तक काव्य का उदाहरण है। ठीक है, जितने भी रासो काव्य, ये प्रबंध काव्य, जैसे चंद्र बरदाई है, पृथ्वीराज रासो जो इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये सब प्रबंध काव्य का उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आदिकाल के कवि व उनकी रचनाएं। ये पूछा जाता है कि आदिकाल के कवि उनकी रचनाएं, भक्ति काल के कवि एवं उनकी रचनाएं, ये रचनाओं से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब काल के हिसाब से। ठीक है, हम देखते हैं कि जो अमीर खुसरो हैं वो आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली ग्राम में हुआ था। इन्होंने पहली बार हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अमीर खुसरो जी ने किया था। ठीक है, तबला, गिटार, सितार आदि का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। इन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, जैसे कि हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अमीर खुसरो जी ने किया था। ठीक है, तबला, गिटार, सितार आदि का आविष्कार भी किसने किया, अमीर खुसरो जी ने किया था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पूछा यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो तूतीय हिंद जो है वो अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, पूछा था कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि 7 सुल्तानों का जो शासन है वो किस कवि ने देखा, तो निजामुद्दीन औलिया, जो कि अमीर खुसरो जी के गुरु हैं। दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा है, ये जो नारा है वो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आजकल के कवि अमीर खुसरो, इनकी रचनाएं क्या हैं, तुगलकनामा है, खलीक बरी, आज का, पहेलियाँ और मकरियाँ। ठीक है, ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। ये आदिकाल की, अगर पूछा जाता है कि आदिकाल की रचनाएं कौन सी है, तो इसमें से हम लिख सकते हैं कि तुगलकनामा है, खलीक बरी है, आज का है, पहेलियाँ हैं, मकरियाँ हैं। लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जितनी भी रचनाएं होंगी वो सब आदिकाल की रचनाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट कवि हैं विद्यापति। ठीक है, तो विद्यापति जो भी हैं ये आदिकाल के ही कवि हैं। तो इनकी रचनाएं कीर्तलता, कीर्त पताका और विद्यापति पदावली। तो कीर्तलता जो अभट्ट भाषा में लिखी गई, कीर्त पताका जो पुरानी हिंदी में लिखी गई, विद्यापति पदावली जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो अगर ये पूछे जाते हैं मतलब विद्यापति जो हैं इनकी, इनसे जुड़ी जो भी रचनाएं हैं वो सब आदिकाल की रचनाएं होंगी। ठीक है, विद्यापति जी का जन्म जो 1350 ईस्वी दरभंगा जिले के जौनपुर में हुआ था। जौनपुर में इनकी शिक्षा हुई। इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है, तो मैथिली कोकिल जो है वो विद्यापति जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंद्र बरदाई। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नरपति नल्ला द्वारा लिखा गया बीसल देव रासो, जो 1172 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 125 पद हैं। ठीक है, जगनिक द्वारा लिखा गया परमाल रासो, जो एक आला खंड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक को उसके बेटे जल्लड़ ने पूर्ण किया। जल्लड़ मतलब चंद्र बरदाई जी का बेटा जल्लड़, उसने पृथ्वीराज रासो पुस्तक को पूर्ण किया। ठीक है, 12 मासा शैली में लिखी गई हिंदी की पहली वियोग प्रधान रचना जो है बीसल देव रासो है। ठीक है, अगर ये 12 मासा शैली में लिखी गई हिंदी की प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो बिसलदेव रासो है, जो कि नरपति नल्ला द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें राजमती का वियोग वर्णन किया गया है। चंदेलों की राजधानी क्या थी, खजुराहो। ठीक है, हिंदी के पहले महाकाव्यकार कौन है, चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को लिखा है। ठीक है, दक्षिण और भारत के पुल रामानंद को कहा जाता है। दक्षिण और भारत का पुल किस कवि को कहा जाता है, रामानंद जी। आदिकालीन साहित्य की शाखाएं क्या थी, तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य एंड रासो साहित्य, ये 4 जो है ये साहित्य जो मतलब आदिकालीन की शाखाएं हैं। ठीक है,
तो सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड, नाथ साहित्य शैव धर्म से, राज साहित्य जो है जैन धर्म से रिलेटेड था, राष्ट्र साहित्य से इहलोक की कथा, इसमें इहलोक की कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यही बौद्ध धर्म मतलब सरप्पा कड़प्पा, शैव धर्म ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा शिव के पुजारी गोरखनाथ गोरखपुर के थे। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य में 84 कवि, यही सरप्पा कड़प्पा खड़प्पा ये सिद्ध साहित्य के कवि, नाथ साहित्य के 9 कवि थे। ठीक है, तो आज हमने आदिकाल साहित्य के बारे में विस्तार से देखा है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास, इसमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें से ही पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट भक्ति काल पे हम कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है।